इतिहास का भौतिकवादी सिद्धांत भाग 2। इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम भाग में हमने मार्क्स का परिचय दिया था, जो कि सिद्धांत के प्रणेता हैं। इसके अतिरिक्त उसकी प्रमुख मान्यताएं भौतिकवाद की, ऐतिहासिक भौतिकवाद की सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं पर हमने चर्चा की थी। कौन सी प्रमुख मान्यताएं हैं, कौन से प्रमुख तत्व अथवा विशेषताएं हैं, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी प्रथम भाग में। द्वितीय भाग में इतिहास का भौतिकवादी सिद्धांत, इसके अंतर्गत इसकी समालोचना विस्तार पूर्वक हम प्रस्तुत करेंगे और मूल्यांकन के पश्चात अंत में निष्कर्ष और प्रमुख विचारकों के विचार हम प्रस्तुत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना। विचार महत्वहीन नहीं है। मार्क्स की यह मान्यता है कि विचार महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि भौतिक अथवा आर्थिक तत्व ही महत्वपूर्ण हैं। किंतु यह विचार त्रुटिपूर्ण है। विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं। विचार के पश्चात ही व्यक्ति किसी भी कार्य को प्रारंभ करता है। अतः विचार महत्वहीन नहीं हो सकते। मार्क्स की यह धारणा त्रुटिपूर्ण है। बिना विचार के भौतिक तत्व क्रियाहीन रहता है। विचार की प्रक्रिया के माध्यम से ही कोई भी कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। अतः आर्थिक तत्व उसके बिना सक्रिय नहीं हो सकते। अतः बिना विचार के भौतिक तत्व क्रियाहीन रहते हैं। मात्र उत्पादन की प्रक्रिया ही इतिहास की निर्णायक नहीं है। जैसा कि मार्क्स की धारणा है कि उत्पादन प्रक्रिया की इतिहास की निर्णायक है। उत्पादन प्रक्रिया से ही इतिहास का क्रम चलता है। उसकी यह धारणा भी त्रुटिपूर्ण है। इतिहास मात्र उत्पादन की प्रक्रिया से ही संचालित या निर्धारित नहीं होता, बल्कि अन्य अनेक तत्व हैं जिनसे वह संचालित होता है। आगे आलोचना में हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक और बात करेंगे। इतिहास का अनिवार्य क्रम जो मार्क्स ने दिया है वह भी त्रुटिपूर्ण है। मार्क्स के द्वारा इतिहास के कालक्रम की जो व्याख्या की गई है वह सही क्रम नहीं है। प्रारंभ में आदिम साम्यवाद जो वह कहता है उसका काल पूर्णतः स्वीकार योग्य नहीं है, तथा पशुपालन काल को दास युग मार्क्स के द्वारा कहा गया, यह कदापि तार्किक नहीं है। इसी प्रकार सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग एवं साम्यवाद की भविष्यवाणी भी त्रुटिपूर्ण है। मार्क्स की धारणा के अनुसार अब तक तो पूरे विश्व में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं होना उसकी धारणा को खंडित करता है। तो यह उसकी पूरी इतिहास के विषय में जो धारणा है, जो कालक्रम उसने बताया है, उस पर पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ जा सकता, या वह औचित्यपूर्ण नहीं है। मार्क्स ने कहा धर्म नशा है। ये वो धारणा उसकी जो है वह उचित नहीं है। मार्क्स की मान्यता अनुसार धर्म नशा है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। धर्म की भूमिका मात्र नकारात्मक न होकर सकारात्मक भी होती है। व्यक्ति अवसादों से धर्म के कारण बचता है तथा धार्मिक व्यक्ति आशावादी होता है। धर्म की भूमिका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इस तरह धर्म के विषय में जो उसकी धारणा है या धर्म की भूमिका जो वह बताता है वह त्रुटिपूर्ण है। समाज में अनेक वर्गों का अस्तित्व होता है। समाज में मात्र दो वर्ग ही नहीं होते, जैसा कि मार्क्स कहता है। वह दो वर्ग बताता है और दोनों वर्ग एक दूसरे के विरोधी होते हैं। उनमें वर्ग संघर्ष वह बताता है। द्वंद्व के द्वारा वह विकास की गति को बताता है। तो समाज में दो वर्ग ही नहीं होते, बल्कि अनेक वर्गों का अस्तित्व होता है। मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिस वर्ग की वह चर्चा ही नहीं करता। वह निम्न वर्ग या सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग की चर्चा करता है। इतिहास पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक काल में सभी महत्वपूर्ण घटनाओं अथवा क्रांतियों के अवसर पर मध्यम वर्ग की भूमिका निर्णायक और महत्वपूर्ण रही है। अतः मात्र निम्न वर्ग अथवा सर्वहारा वर्ग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया जाना उचित नहीं है। मध्यम वर्ग की वह चर्चा ही नहीं करता, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात करता है। दो वर्गों में वह बांट देता है, जबकि प्रत्येक
काल में हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग अवश्य होता है और उनकी भूमिका सदा महत्वपूर्ण रही है। सभी क्रांतियों और बड़ी घटनाओं में मध्य वर्ग ने नेतृत्व किया था, ये हम इतिहास में देखते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों की पृथकता। मार्क्स केवल एक तरह के वर्ग की बात करता है, जबकि सामाजिक और आर्थिक वर्ग दोनों पृथक होते हैं। आर्थिक स्थिति से उच्च वर्ग का व्यक्ति भी सामाजिक रूप से निम्न वर्ग का हो सकता है, जबकि मार्क्स कहता है कि सामाजिक वर्ग आर्थिक स्थितियों से ही निर्धारित होता है। विशेषकर भारतीय समाज में हम जाति व्यवस्था को अगर देखें तो एक उच्च आर्थिक स्थिति वाला व्यक्ति भी जातीय संस्तरण में नीचा हो सकता है, समाज में उसको उतना महत्व प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग पूरी तरह से एक नहीं होते हैं, या आर्थिक दृष्टिकोण से ही सामाजिक वर्ग को विभाजित नहीं किया जा सकता। उसकी यह धारणा भी त्रुटिपूर्ण है कि आर्थिक दृष्टि से ही सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी घटनाएं घटित होती हैं, त्रुटिपूर्ण है। वर्ग संघर्ष आवश्यक नहीं है। एक तो समाज में दो ही वर्ग नहीं होंगे, जो मार्क्स कहता है, दो वर्ग होंगे परस्पर विरोधी होंगे और उनमें वर्ग संघर्ष होगा। वर्ग संघर्ष आवश्यक नहीं है, बल्कि वर्गों में सहयोग भी होता है, सामंजस्य भी होता है। तो मार्क्स की यह धारणा नकारात्मक है और त्रुटिपूर्ण है कि दो वर्ग होंगे, एक दूसरे के विरोधी होंगे, एक शोषक होगा, दूसरा शोषित होगा और इनमें संघर्ष होगा, शोषित वर्ग विजयी होगा। ये अनिवार्यता जो उसने कही यह त्रुटिपूर्ण है। संघर्ष नहीं वरन सामंजस्य एवं सहयोग की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मार्क्स का दृष्टिकोण नकारात्मक है, वह केवल वर्ग संघर्ष की बात करता है, जबकि समाज में सामंजस्य और सहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, संघर्ष से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। सहयोग और सामंजस्य से ही कोई समाज अधिक आगे बढ़ता है। तो उसकी धारणा त्रुटिपूर्ण है। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक क्रमशः कमजोर होंगे, यह धारणा भी उसकी गलत है। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों की स्थिति क्रमशः कमजोर होती जाएगी और उनका असंतोष लगातार बढ़ेगा और अंततः वह क्रांति का रूप लेगा। यह मार्क्स की धारणा सत्य नहीं है, बल्कि श्रमिकों की स्थिति तो पूंजीवाद में हम देख रहे हैं कि लगातार अच्छी होती जा रही है, उसमें सुधार होता हुआ हम देख रहे हैं और इसी कारण उसकी क्रांति की भविष्यवाणी भी गलत प्रमाणित हुई। क्रांति अवश्यंभावी, यह धारणा भी त्रुटिपूर्ण है। क्रांति अवश्यंभावी है, यह आवश्यक नहीं है। मार्क्स की यह भविष्यवाणी अब तक सत्य नहीं हुई है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था और भी पुष्पित और पल्लवित हो रही है, विकसित हो रही है। तो क्रांति के संबंध में उसकी अवधारणा गलत है। श्रमिकों विषयक धारणा भी उसकी त्रुटिपूर्ण है। दुनिया के सभी श्रमिकों को वह एक होने की बात कहता है, क्योंकि वो मानता है कि संसार के सारे श्रमिक, उनकी स्थिति एक तरह की होती है, उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती, वो सारे श्रमिक एक होते हैं, जबकि यह धारणा त्रुटिपूर्ण है। सभी देशों में उनकी स्थितियां अलग अलग हैं, देश की नीति के अनुसार उनकी स्थितियां अलग हैं, उनकी स्वयं की सोच के कारण भी अलग हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी उनकी अलग स्थिति है और सभी श्रमिक वर्ग में अलग अलग देशों में अलग अलग राष्ट्रबोध भी उनमें प्राप्त होता है। अतः श्रमिकों के संदर्भ में उसकी जो धारणा है वह त्रुटिपूर्ण है। क्रांति पश्चात श्रमिकों का शासन नहीं हुआ जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। क्रांति होगी जैसा कि रूस में, जैसा कि हम चीन में देखते हैं, अन्य देशों में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। जहाँ जहाँ भर क्रांति हुई, क्रांति के पश्चात श्रमिकों का शासन स्थापित नहीं हुआ, बल्कि दल विशेष, अलग अलग दल हैं चीन में, रूस में और अन्य देशों में भी देखते हैं, उन राजनीतिक दलों का शासन स्थापित हो गया। केवल नाम श्रमिकों का लिया गया, लेकिन श्रमिकों का शासन न होकर दल विशेष का शासन स्थापित हुआ। तो उसकी धारणा यहाँ पर भी त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुई। संघर्ष विवाद एवं नकार पर आधारित सिद्धांत है। जो सिद्धांत मार्क्स प्रतिपादित करता है वह द्वंद्व, वर्ग संघर्ष, क्रांति आदि नकारात्मक तत्वों पर मार्क्सवाद आधारित है। शांति, सामंजस्य, सहयोग आदि पर इस सिद्धांत के मानने वालों का कोई विश्वास नहीं है अथवा मार्क्स का विश्वास नहीं है। अतः यह सिद्धांत पूरी तरह से नकार पर आधारित है, जबकि समाज में केवल नकार नहीं बल्कि सकारात्मक तत्व अधिक सक्रिय होते हैं।
तो उसकी धारणा त्रुटिपूर्ण है। पूंजीवाद के विनाश की गलत भविष्यवाणी उसने की। इस सिद्धांत के द्वारा पूंजीवाद के विनाश की भविष्यवाणी की गई थी जो सत्य सिद्ध नहीं हुई। पूंजीवाद का विनाश तो नहीं हुआ बल्कि वह अधिक फल फूल रहा है एवं लगातार विकसित हो रहा है। तो पूंजीवाद के संदर्भ में जो उसकी सोच थी, धारणा थी, वह त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुई। पूंजीवाद के अनुकूलन का मार्क्स ने गलत अनुमान लगाया। उसके द्वारा जो भविष्यवाणी की गई कि वह शीघ्र समाप्त हो जाएगा, किंतु पूंजीवाद के अनुकूलन की शक्ति का उसने गलत अनुमान लगाया। पूंजीवादी व्यवस्था ने परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, परिवर्तन किया, बहुत सारे सुधार किए, कई समाजवादी सिद्धांतों को भी जो उसमें श्रमिक कल्याण की बात कही गई थी उनको स्वीकार किया गया। इस तरह से पूंजीवाद की अनुकूलन शक्ति का उसके द्वारा गलत अनुमान लगाया गया और इसी कारण पूंजीवाद अभी भी पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। पूर्ण उत्पादन की स्थिति भी काल्पनिक थी। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में यह धारणा की थी कि एक दिन उत्पादन की ऐसी अवस्था आएगी जब पूर्ण उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, किंतु यह अवस्था काल्पनिक सिद्ध हुई। ऐसी कोई अवस्था तक कोई भी देश नहीं पहुंचा। इस संबंध में उसकी धारणा त्रुटिपूर्ण रही। वर्ग संघर्ष इतिहास अथवा विकास की कुंजी मार्क्स मानता है। इस सिद्धांत की धारणा के अनुसार वर्ग संघर्ष ही वह कुंजी है जो इतिहास तथा सामाजिक विकास को गति प्रदान करता है, किंतु यह धारणा व्यवहारिक धरातल पर मिथ्या सिद्ध होती है। वर्ग संघर्ष इतिहास अथवा विकास की कुंजी सिद्ध नहीं होती है। वर्गहीन समाज की कल्पना उसके द्वारा की गई। इस सिद्धांत में कल्पित किया गया था कि साम्यवादी क्रांति के पश्चात वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, किंतु जिन देशों में क्रांतियां हुई अथवा साम्यवाद स्थापित हुआ वहां तो वर्गहीन समाज स्थापित नहीं हुआ। अभी भी वर्ग वहां देखे जा सकते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, अनेक वर्ग, चाहे हम चीन में देखें या रूस में या अन्य साम्यवादी देशों में भी हम ये वर्ग अभी भी देखते हैं। तो उसने जो कल्पना या परिकल्पना की थी कि वर्गहीन समाज की स्थापना हो जाएगी साम्यवादी शासन की स्थापना के साथ, किंतु ऐसा नहीं हुआ। समानता अथवा समान वितरण की धारणा त्रुटिपूर्ण। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह धारणा की गई कि साम्यवाद की स्थापना के साथ समाज में समानता अथवा समान वितरण की स्थिति उत्पन्न होगी, किंतु साम्यवादी देशों में यह धारणा मिथ्या सिद्ध हुई। वस्तुतः समानता का सिद्धांत ही व्यवहारिक नहीं है। किन्हीं भी व्यक्तियों को, दो व्यक्तियों को आप अगर समान कर भी दें तो कुछ समय के बाद उनमें फिर से असमानता हो जाएगी। यह योग्यता के आधार पर सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होंगे। जो व्यक्ति अधिक योग्य होगा वह अधिक सफल हो जाएगा, जो अयोग्य होगा वो असफल होगा। राज्य या कोई भी दल, कोई भी व्यवस्था किस तरह से लगातार सभी को समान कर सकती है? वस्तुतः यह धारणा ही व्यवहारिक नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को समान नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए आप समान कर सकते हैं, उसके पश्चात फिर से वो असमान हो जाएंगे। उनकी स्थितियां पृथक पृथक हो जाएंगी अपनी योग्यता के अनुसार। तो यह धारणा ही त्रुटिपूर्ण है। योग्यता अनुसार कार्य एवं आवश्यकता अनुसार प्राप्ति की धारणा भी त्रुटिपूर्ण है। किसी भी देश में साम्यवाद की स्थापना के साथ यह कल्पित किया गया था कि व्यक्ति योग्यता के अनुसार कार्य करेगा तथा उसको आवश्यकता के अनुसार प्राप्तियां होंगी। स्वाभाविक रूप से यह भी सिद्ध नहीं हो सकता। अधिक योग्य व्यक्ति अधिक योग्यता से कार्य करेगा और वह अपेक्षा भी करेगा कि उसको अधिक प्राप्तियां हों। वह अधिक कार्य करके, अधिक योग्यतापूर्ण कार्य करके कम लेने को कदापि राजी नहीं होगा। तो यह जो सोच है वह भी त्रुटिपूर्ण है। धार्मिक तत्व की उसने उपेक्षा की। मार्क्स के द्वारा अपनी व्याख्या में धर्म को नशा कहा गया, जबकि वेबर यह स्पष्ट करता है कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का प्रभाव पूंजीवादी व्यवस्था में स्पष्ट रूप से है। यह वह प्रमाणित करता है। भारत, चीन, यूनान एवं यूरोप में आर्थिक नीति अथवा आर्थिक दशा पर धार्मिक विश्वासों का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है। भारत का विभाजन संयोग से आज 14 अगस्त है, आज ही के दिन भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ। हम कैसे मान सकते हैं कि धर्म प्रभावित नहीं करता? सम्राट अशोक ने धर्म के कारण अहिंसा को अपनी राज्य की नीति घोषित कर दी। पूरे राज्य की नीति, पूरा राज्य प्रभावित हुआ। सेना की शक्ति कमजोर हुई, धर्म ने सीधे तौर पर प्रभावित किया। महात्मा बुद्ध ने
महावीर स्वामी ने आध्यात्मिक या धार्मिक कारणों से अपने राज्य का परित्याग किया, शांति की नीति का अनुसरण किया, अहिंसा की नीति का अनुसरण किया। अनेक मुस्लिम देश धार्मिक आधार पर गठित हैं। हमारे ही देश को हम देख लें, पाकिस्तान धर्म के आधार पर गठित हुआ। ईसाइयत के आधार पर भी अनेक देश यूरोप में हम देख सकते हैं संगठित हैं। अतः स्पष्ट है कि धर्म एक प्रमुख तत्व के रूप में विभिन्न देशों और समाजों को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक बड़े धार्मिक आंदोलन हम देखते हैं। भक्ति आंदोलन मध्यकाल में भारत में चला, धर्म से प्रभावित था। इसने समाज को पूरी तरह से अपने रंग में रंग लिया या प्रभावित किया। हम भारतीय इससे भली भांति परिचित हैं। इस तरह धर्म एक ऐसा तत्व है जो बड़े पैमाने पर राष्ट्रों को और समाजों को प्रभावित करता है। इस संबंध में भी मार्क्स की धारणा त्रुटिपूर्ण है। अन्य तत्व महत्वपूर्ण हैं। लास्की, हेराल्ड जे लास्की ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित आर्थिक कारणों को ऐतिहासिक विकास हेतु एकमात्र कारण मानने से इनकार किया है। उनके अनुसार सामुदायिक भाव, प्रेम, सत्ता, ईर्ष्या, प्रदर्शन की इच्छा आदि तत्व संग्रह प्रवृत्ति या आर्थिक तत्व से कम महत्वपूर्ण नहीं होते। ये लास्की ने घोषित किया और बात सत्य भी है। आर्थिक तत्वों के अलावा अन्य प्रभाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। सेल का यह मानना है कि जीवन की कई बड़ी घटनाएं मानवीय मनोभावों के घात प्रतिघातों द्वारा तय होती हैं। महलों के षड्यंत्र, व्यक्तिगत राग द्वेष, धार्मिक विद्वेष आदि ने इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इस तरह केवल आर्थिक तत्व से इतिहास अथवा समाज संचालित नहीं होते, बल्कि अन्य बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं। इतिहास निर्माण में संयोग तत्व की भी उपेक्षा मार्क्स ने की। यह भी महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि संयोग के लिए कोई नियम नहीं बताए जा सकते, वो संयोग से ही संयोग घटित होते हैं, लेकिन संयोग की भूमिका भी इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मार्क्स के द्वारा इस तत्व की भी उपेक्षा की गई है तथा मात्र आर्थिक तत्वों पर इतिहास लेखन का, इतिहास की व्याख्या का प्रयास किया गया है, जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, पहली बात, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इतिहास की नई दृष्टि है। यह तो स्वीकार करना होता है निश्चित रूप से कि एक महत्वपूर्ण दृष्टि मार्क्स के द्वारा दी गई है। 18वीं सदी तक का भौतिकवाद यांत्रिक भौतिकवाद था, जबकि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया, जो प्रकृति और समाज को अंतर द्वंद्व के कारण परिणामी मानता है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु में अंतर्विरोध निहित होता है। उसके दो पक्षों में निरंतर द्वंद्व बना होता है। इसी द्वंद्व से इतिहास गति प्राप्त करता है। निश्चित रूप से यह इतिहास के अध्ययन की एक नवीन दृष्टि सी और इस पर व्यापक अध्ययन भी हुआ है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्क्स ने एक नई दृष्टि दी थी इतिहास के अध्ययन की। पूंजीवाद से साम्यवाद तक की यात्रा का स्पष्टीकरण, किस प्रकार से पूंजीवाद से साम्यवाद तक यात्रा होगी, इसका विवरण, स्पष्टीकरण मार्क्स के द्वारा दिया गया। मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा यह प्रमाणित करना चाहता था कि तत्कालीन पूंजीवादी स्थितियों से किस प्रकार समाजवाद तक की यात्रा, साम्यवाद तक की यात्रा होगी। यह यात्रा किन साधनों से किस प्रकार होगी, यह उसने सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट किया था। यद्यपि व्यवहारिक रूप में यह सत्य पूर्णतः सत्य सिद्ध नहीं हुआ, किंतु उसने ये रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट किया। यही उसके स्पष्टीकरण का अर्थ है। जड़वादी दर्शन, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जड़वादी था। इसका स्वीकार सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को जड़वादी बनाता है। मार्क्स के द्वारा चेतना को महत्वहीन बताया गया, यह त्रुटिपूर्ण है। बुद्धि के चेतना के महत्व को उसने नकार दिया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे जड़वादी दर्शन कहा जा सकता है। डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे ने भी लिखा, मार्क्स ने सामाजिक चेतना को सामाजिक सत्ता के अधीन बताया, परंतु यह सही नहीं है। विचारों पर समाज का प्रभाव परंपरा के द्वारा पड़ता है, परंतु मार्क्स के लिए भौतिक तथा सामाजिक विज्ञान ही ज्ञान की एकमात्र विधा है। धर्म एवं दर्शन भ्रांति एवं कल्पना मात्र हैं। इन मान्यताओं में एक जड़तावादी दर्शन की अभिव्यक्ति होती है, जिसका स्वीकार सामाजिक तथा सांस्कृतिक चेतना को दरिद्र ही बना सकता है। इतिहास से प्रमाणित नहीं होता।
मार्क्स ने जो इतिहास की भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की है, स्वयं इतिहास उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से प्रमाणित नहीं होता। इतिहास का जो कालक्रम उसने निर्धारित किया है वह इतिहास के अध्ययन से गलत प्रमाणित होता है। उसने जो शोषण, वर्ग संघर्ष, क्रांति, पूर्ण उत्पादन की स्थिति, वर्गहीन समाज की स्थापना आदि की कल्पना की है, इतिहास में वह प्रामाणिक नहीं होता या इतिहास के द्वारा उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, या हम कह सकते हैं कि इतिहास के धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर वह त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। अब हम देखेंगे कि मार्क्स की स्वीकार्यता अथवा लोकप्रियता मार्क्स को क्यों प्राप्त हुई। जब उसके सिद्धांत में अनेक त्रुटियां हम देखते हैं, कटु आलोचना उसकी की जाती है, वस्तुतः उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, किंतु फिर भी इतनी लोकप्रियता मार्क्स को क्यों प्राप्त हुई या उसकी बड़ी स्वीकार्यता क्यों हुई। मार्क्स तत्कालीन युग से लेकर अब तक अत्यधिक लोकप्रिय रहा तथा बड़े पैमाने पर उसकी स्वीकार्यता देखी जाती है। इसका कारण यह था कि उच्च वर्ग तथा धन संपन्न वर्ग के प्रति मध्यम वर्ग तथा विशेषकर निम्न वर्ग में आक्रोश की भावना प्रत्येक जगह देखने को मिलती है। यह स्वाभाविक है कि उच्च वर्ग के प्रति निम्न वर्ग में आक्रोश की भावना होती है। मार्क्स के द्वारा इसी वर्ग को लक्ष्य कर लेखन किया गया था। इस वर्ग के खिलाफ संघर्ष तथा द्वंद्व की बात कही गई तथा क्रांति के द्वारा उच्च एवं निम्न वर्ग को समान करने की बात कही गई, जो निम्न वर्ग के लोगों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य होगी। प्रत्येक निम्न वर्ग का व्यक्ति या आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति यह निश्चित रूप से कल्पना करता है कि वह उच्च वर्ग तक या आर्थिक रूप से संपन्नता प्राप्त करेगा या कर सकता है, और वह बाधा मानता है कि उच्च वर्ग के लोग ही उसमें बाधा हैं। मार्क्स ने तार्किक आधारों पर उसी को सिद्ध किया कि आप एक दिन अधिनायकवाद स्थापित आपके द्वारा होगी। श्रमिक वर्ग को कहा कि आप उच्च वर्ग तक पहुंच सकते हैं, धन संपन्न हो सकते हैं। उच्च वर्ग को अपनी गरीबी के कारण के रूप में मानने हेतु तर्क मिलने पर तथा उच्च वर्ग के प्रति आक्रोश की भावना के कारण निम्न वर्ग के या सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा उसके मार्क्स के मत को सहज रूप में स्वीकार किया जाने लगा, क्योंकि उनकी भी यही अंदर से इच्छा थी या वो चाहते थे कि वो उच्च वर्ग को नतमस्तक करें, और वही बात मार्क्स ने लिखी। मार्क्स स्वयं उस समय की पूंजीवादी व्यवस्था का शिकार था। वह भी आम लोगों के बीच की ही धारणा को अभिव्यक्त कर रहा था। उसका स्वाभाविक आक्रोश उच्च वर्ग तथा राज्य के प्रति अभिव्यक्त हुआ। आम जनता के भी इसी भावना से वो लोग पीड़ित थे, और इसी कारण मार्क्स ने वही बातें कही जो आम जनता की सोच थी, उसी को मार्क्स ने अभिव्यक्ति दी। इस कारण से वह अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। जबकि उसके सिद्धांत में, जैसा कि हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की है, अनेक दोष थे। केवल सैद्धांतिक रूप में उसने तार्किक रूप में बातों को रख दिया। लोगों ने सहज रूप से, क्योंकि उनकी भी इसी तरह की धारणा थी, वो भी उच्च वर्ग में सम्मिलित होना चाहते थे, अपनी शक्ति, धन संपन्नता प्राप्त करना चाहते थे। उसका एक तरह से रास्ता मार्क्स ने दिखाया, और इसी कारण उसको सहज रूप में आम लोगों ने भी स्वीकार किया। किंतु वास्तविकता के धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर मार्क्सवाद सही सिद्ध नहीं होता है। बुद्ध प्रकाश के अनुसार भौतिकवादी संप्रदाय में आर्थिक तत्व को जो एक पक्षीय महत्व दिया गया है, वह ऐसा ही है जैसा कि भूगोल, जाति, जनसंख्या, युद्ध आदि तत्वों को एकांगदर्शी मूल्यांकन यदि उसका किया जाए। मार्क्स के दर्शन में वे तत्व प्रस्तुत किए गए हैं जिनकी संतुलित व्याख्या की जा सकती है, किंतु इसकी व्याख्या एक पक्षीय है। बुद्ध प्रकाश भी इस तरह से मार्क्स की व्याख्या को एक पक्षीय स्वीकार करते हैं।